हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। स्टूडेंट्स, मैं आपका शिवम भैया, साइंस फैकल्टी, आपके अपने प्लेटफॉर्म यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट पे एक बार फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जान रहे हैं कि क्लास 12 हो या फिर क्लास 10th एग्जाम ज्यादा दिन अब रह नहीं गया है। स्टूडेंट्स, बहुत ही वो अच्छा समय है आप लोग को कुछ कर गुजरने का। स्टूडेंट्स, एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम आने के उसी दौर में आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 का मॉडल पेपर जीव विज्ञान का। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, यूपी बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी हो गई है, लॉन्च हो गया है। तो स्टूडेंट्स, उस मॉडल पेपर को आप देखना ही देखना है। आपको बिना देखे उस मॉडल पेपर को आप एग्जाम देने मत जाइएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो बोर्ड का एग्जाम है इसी मॉडल पेपर के बेसिस पे आता है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर को। स्टूडेंट्स, इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, इसके पहले मैं एक और मॉडल पेपर दिया हूं, इसकी पहले एक वीडियो दी जा चुकी है। स्टूडेंट्स, उस मॉडल पेपर में जो मैं दिया हूं उसको अभ्यास हेतु आपको कराया गया था, एज इट इज वो भी मॉडल पेपर की तरह ही था। तो स्टूडेंट्स, वो मॉडल पेपर और ये मॉडल पेपर लगभग मेरा दिया हुआ जो है वो वाला और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जारी की है वो वाली, स्टूडेंट्स हमको लग रहा है 70% से 80% तक सेम ही है। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है उस वीडियो में है आपको आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ आंसर्स जो आएंगे क्वेश्चन, उसके आंसर हमारे उस वीडियो में दिए जा चुके हैं। एक बार उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल के साथ स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशन के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको भी पता है कि तैयारी करते समय रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो स्टूडेंट्स, उस बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। बस याद रखिएगा, जिनके ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। आप सबको भी पता होगा कि जिंदगी हो या फिर अगर आप ईश्वर को जानते हैं तो ईश्वर हो, खेलता उन्हीं के साथ है जो क्या होता है, खिलाड़ी बेहतरीन होता है। तो स्टूडेंट्स, फिर से कहेंगे, रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा से मत घबराइएगा। ये जिंदगी का उतार चढ़ाव है, आता जाता रहेगा। बस अपने संघर्ष पे ध्यान दीजिए और मंजिल को देखते रहिए और मंजिल तक जाने का पूरा प्रयास करिए। तो स्टूडेंट्स, अच्छे से पूरा प्रिपेयर हो जाइए, एग्जाम अब ज्यादा दिन नहीं रह गया है। तो स्टूडेंट्स, जिनके भी ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। तो आइए इसी दौर में अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर है, एकदम एज इट इज, इसको अच्छे से समझिएगा और देखिएगा। स्टूडेंट्स, कह रहा है यहाँ पे प्रतिदर्श पत्र, यानी कि स्टूडेंट क्या है हमारा, ए मॉडल पेपर है। क्या है? मॉडल पेपर। क्या है? मॉडल पेपर है। सत्र 2024 से 2025 और सब्जेक्ट क्या है, जीव विज्ञान, और कक्षा क्या है, 12, यानी कि कक्षा 12 की जीव विज्ञान की मॉडल पेपर है। स्टूडेंट देख लीजिए, सेम एज इट इज आपको बोर्ड में ऐसे मिलने वाला है, एज इट इज आपको मिलेगा। कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स का है सब उसके बगल में दिए गए होंगे, आप लोग उस हिसाब से क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समय 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि स्टूडेंट्स 3 घंटे 15 मिनट। अगर आप 10th का भी एग्जाम दिए होंगे तो 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, 15 मिनट क्या हो गया, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। स्टूडेंट्स, वहां पढ़ेंगे आप लोग, एक बार इसको भी पढ़ लीजिए कि आप लोग एकदम अच्छे तरह से प्रिपेयर रहिए उस एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स, समय हो गया 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश जो मिल रहा है वो कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि स्टूडेंट्स, आप स्टार्टिंग में पहले 15 मिनट पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे, पूरे पेपर को पढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। यानी कि स्टूडेंट्स, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी प्रश्न क्या है, करने अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चंस आर क्या है, कंपलसरी।
अगला कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। स्टूडेंट्स, ये बोला है आवश्यकता अनुसार। मैं तो कहता हूं स्टूडेंट्स, अगर बायोलॉजी आप पढ़ ही रहे हैं, बायोलॉजी का एग्जाम अगर दे ही रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मेरा कहना यह है कि उसमें डायग्राम पूछा हो या ना पूछा हो, अगर उस टॉपिक पे पूछा है और आपको डायग्राम पता है, तो मेरा मानना है कि अगर डायग्राम पता है तो उस टॉपिक के बारे में लिख के डायग्राम भी जरूर बना दीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स इससे कुछ नहीं होता है, बस एग्जामिनर क्या होता है, थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है और वो कहता है कि यानी कि बच्चे को पूरा अच्छे तरह से इसके बारे में पता है, तो बढ़िया से बढ़िया मार्क्स देके भी वो आपको जाता है। थोड़ा कम लिखते हैं चलता है, अगर डायग्राम बना देते हैं तो एग्जामिनर आपका नंबर कहीं से नहीं काट पाएगा, उसको देना पड़ जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स छोटा भी टॉपिक हो, अगर उस पर डायग्राम आपको पता है तो जरूर बना दीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, बना देंगे एग्जामिनर अच्छा नंबर आपको जरूर देगा। तो स्टूडेंट्स अगला निर्देश कह रहा है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। कह रहा है जितने भी प्रश्न हैं उसके सम्मुख उसके निर्धारित अंक क्या है, अंकित हैं। यानी कि जितने भी प्रश्न आपको मिले हैं उसके आगे उसके सामने क्या किया गया है, वो कितने मार्क्स का है, वो मार्क्स क्या किए गए हैं, अंकित किए गए हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि इसमें कौन सा सही है क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही है उसको क्या कीजिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, बोल रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि वह पुष्प का कौन सा ऐसा भाग है जो क्या करता है, पुष्प नर जनन अंग को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो स्टूडेंट आइए इसको समझते हैं, कौन सा ऐसा वो नर जनन अंग होता है जो क्या करता है, पुष्प के नर जनन अंग को प्रतिनिधित्व करता है। तो स्टूडेंट आपसे पहले ही बोल दिया हूं, इसमें 70 से 80% क्वेश्चन क्या किया हूं, मैं करा दिया हूं। आईजीटी जो वही क्वेश्चन क्या दिया है, मॉडल पेपर ने ऑफिशियल जारी कर भी दिया है। स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू तो हमको लगता है मैंने पूरा करा दिया है। इसके पहले जो मैं अपना खुद का दिया था अभ्यास हेतु मॉडल पेपर, उसमें स्टूडेंट हमको लगता है पूरे क्वेश्चन चारों के चारों एमसीक्यू यही थे। तो स्टूडेंट उसको जाके आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और यहाँ पे भी मैं समझा देता हूं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जान रहे हैं, ये क्या है वर्तिकाग्र, और ये क्या है वर्तिका, और ये क्या है अंडाशय। क्या है, अंडाशय। तो आप लोग जान रहे हैं ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि पुष्प का क्या बनाते हैं, मादा जनन तंत्र। क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि क्या करते हैं, मादा जनन तंत्र बनाते हैं पुष्प का। और जो अगला है इसमें देखिएगा, ये हमारा क्या होता है, इसमें तंतु, और इससे क्या होते हैं, ऐसे परागकोश लगे होते हैं। तो एक क्या है, परागकोश। क्या है, परागकोश। इसके अंदर मौजूद होते हैं क्या, इसके अंदर मौजूद होते हैं परागकण। क्या होते हैं, परागकण। और एक क्या है हमारा, तंतु। तो स्टूडेंट आपको पता है परागकोश और तंतु मिला के क्या बनाते हैं, नर जनन तंत्र, यानी कि पुष्प का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो स्टूडेंट कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा भाग पुष्प का नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जान रहे हैं, इस तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, और परागकोश और तंतु को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। क्या बोलते हैं, परागकोश और तंतु को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, पुंकेसर। तो स्टूडेंट आपके ऑप्शन में पुंकेसर ना ही दिया है, ना ही स्त्री केसर दिया है। तो स्टूडेंट आपको बता दें, इसको पुंकेसर के साथ साथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक नाम
पुमंग भी देते हैं और मेल फीमेल वाले को जायांग देते हैं। तो आपको सबसे पहले किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इलिमिनेशन करना सीखिए। कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सबसे पहले गलत है उसको देखते जाइए, सही अपने आप मिल जाएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले इस क्वेश्चन को एज इट इज देखिए, मैं पूरा डीपली समझाता चल रहा हूं, अच्छे से इसको समझते चलिएगा कि इस एमसीक्यू के अलावा अगर कोई और दूसरा भी एमसीक्यू आता है तो आप कर सके। लेकिन स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा बिना देखे मत जाइएगा, क्योंकि इसका मैं स्टूडेंट पीडीएफ भी दूंगा आपको। लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। लास्ट में इस पूरे पीडीएफ का स्कैनर आपको दे दिया जाएगा, उस स्कैनर को स्कैन करके आप लोग क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पूरा अच्छे से समझते रहिए। तो स्टूडेंट कह रहा है पहला, बताइए पुमंग होगा कि जायांग होगा कि गुरु बीजाणुधानी होगी कि परागण होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट परागण तो एक प्रकार की क्रिया है तो होगी नहीं। जायांग क्या है, ये फीमेल वाला होता है तो ये भी नहीं होगा। पूछा क्या है, नर जनन पूछा है, नर जनन का, यानी कि गुरु बीजाणुधानी तो होगी नहीं, यानी कि हमारा आंसर क्या चला जाएगा, हमारा आंसर किस पे जाएगा, पुमंग पे। किस पे जाएगा, पुमंग पे। ठीक, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है क्या। जो मनुष्य यानी कि हम लोग हैं, इसमें संतान का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो कह रहा है मां के लिंग गुणसूत्र से कि अंडाणु के माप से कि शुक्राणु के माप से कि पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो स्टूडेंट आपको बता दें, मां का लिंग गुणसूत्र आपको भी पता है क्या होता है, यक्ष यक्ष होता है, और पिता का क्या होता है, यक्ष वाई होता है। यानी कि स्टूडेंट किसी भी केस में मम्मी का क्या होगा, मम्मी का किसी भी केस में यक्ष ही जाएगा। तो अगर मम्मी का यक्ष पिता के यक्ष से क्रॉस करता है तो क्या होता है, यक्ष यक्ष, यानी कि आने वाली संतान क्या जन्म लेती है, लड़की जन्म लेती है। और मम्मी के पास क्या है, फिर से दूसरा भी यक्ष ही है। तो यानी कि स्टूडेंट अगर मम्मी का यक्ष और पिता का वाई मिला तो आने वाला संतान क्या जन्म लेता है, बॉय, यानी कि हंसता खेलता रोता हुआ एक बच्चा जन्म लेता है, यानी कि एक लड़का जन्म लेता है। और जब यक्ष यक्ष मिलता है तब क्या, लड़की जन्म लेती है। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मम्मी का हर केस में क्या है, यक्ष है, और पापा का क्या है, यक्ष वाई है। यानी कि जैसे ही पापा का वाई लिंग गुणसूत्र क्या हो रहा है, आके मम्मी के यक्ष से क्रॉस कर रहा है, तो क्या हो रही है, वहीं पे खेल पलट जा रहा है। यानी कि आने वाली पीढ़ी में क्या हुआ, लड़की ना होके लड़के ने जन्म ले लिया, और घर में क्या हो गई, पूरी खुशी मच गई। क्योंकि स्टूडेंट अभी एक क्वेश्चन और आने वाला है, अभी पूछेगा आपसे कि घर में लड़की के जन्म होने पे क्यों खुशी नहीं मिलती है, अभी उसका भी बताया जाएगा। खुशी नहीं मिलती है या फिर दोषी क्यों ठहराया जाता है, जो कि गलती किसका होता है, मेल का ही होता है। अभी वो भी क्वेश्चन आएगा, वहां पूरा डीपली इसको हम लोग समझेंगे। तो स्टूडेंट तो आप देख लिए कि पापा का वाई लिंग गुणसूत्र ही क्या कर रहा है, अगर आके क्रॉस कर दे रहा है तो वहीं पे पूरा खेल क्या हो जा रही है, पलट जा रही है। यानी कि लड़की ना जन्म लेके क्या हो रहा है, लड़का जन्म ले रहा है। तो इसलिए स्टूडेंट हमारा आंसर इसमें क्या चला जाएगा, पिता का लिंग गुणसूत्र से। यानी कि बदलाव किससे हुआ, वाई से ही ना, वाई से बदलाव हुआ, यानी कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, पिता के लिंग गुणसूत्र से। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़े होंगे चैप्टर, तो आपको इसमें पूरा अच्छे तरह से पढ़ाया गया होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग चिकित्सा में कि कृषि में कि इन दोनों में कि इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर बताया गया होगा इन दोनों में, यानी कि स्टूडेंट चिकित्सा में भी होता है और कृषि में भी होता है। अगला क्वेश्चन आइए स्टूडेंट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। तो स्टूडेंट अरावली पर्वत को कि इंडो गंगेटिक मैदान को कि पश्चिमी घाट को कि पूर्वी घाट को। तो स्टूडेंट अगर पढ़े होंगे तो आपको पूरा अच्छे से पता होगा किसको बोला जाता है, पश्चिमी घाट को। यानी कि स्टूडेंट ये आपका क्या था, एमसीक्यूज थे, यानी कि 4 क्वेश्चन क्या था, एमसीक्यू था, 4 नंबर का था। अगर इस ऐसे ही आपको 4 में 4 पूरे नंबर पाने हैं तो स्टूडेंट बायोलॉजी का मैं इसके पहले एक वीडियो दिया हूं जिसमें 50 एमसीक्यू कराए गए, 50 के 50 एमसीक्यू। तो उसको भी जाके अगर आप देख लेंगे तो स्टूडेंट
100% गारंटी है, चार के चार एमसीक्यू तो आपके स्टार्ट के 4 नंबर स्टार्टिंग के मिलने ही मिलने हैं। तो इसके पहले मैंने 50 एमसीक्यू करा दिया है, उसको जाके आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि एमसीक्यू का 4 नंबर एकदम आपके झोले में आ जाए, यानी कि वो आपका 4 नंबर कहीं ना कटे। यानी कि स्टूडेंट अगर एमसीक्यू गलत होता है तो 1 नंबर का पूरा जाता है। तो जाके एमसीक्यू उसको देख लीजिएगा, और वहां पे भी आपको पूरा पीडीएफ दिया गया है, स्कैनर से स्कैन भी कर लीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है, एकदम अच्छे से हम लोग समझते चलते हैं आराम से। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आता है हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि अति लघुत्तरीय, यानी कि इसमें भी क्या मिलने वाले हैं, सब में एक एक नंबर मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट इसको हम लोग चलते हैं करते हुए देखते हैं। कह रहा है कि क्लाइनफिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। जैसा कि स्टूडेंट मैं आपको बता दिया हूं कि 70%, ना ही 40 ना ही 50, 70% मैंने इसके पहले जो दिया था क्वेश्चन मॉडल पेपर अभ्यास प्रश्न हेतु, मॉडल पेपर नहीं आया था, उसके पहले मैंने जो दिया था उसमें से 70% क्वेश्चन मैच कर रहा है स्टूडेंट। तो अधिकतर क्वेश्चन इसमें तो पूरा मैंने पढ़ाया ये इसके पिछले वीडियो में, तो इसको देख भी लीजिएगा। दीर्घोत्तरी के भी कुछ क्वेश्चन, कुछ क्या सभी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं दीर्घोत्तरी के भी। स्टूडेंट पूरा मॉडल पेपर बोल रहा हूं 70 से 80% मॉडल पेपर सेम उसी के तरह है। तो स्टूडेंट उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा कि आप लोग को 2 बार क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्लाइनफिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो स्टूडेंट आपको बता दें, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी हो जाती है? गुणसूत्रों की संख्या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में 47 होती है। कितनी हो जाती है? 47। यानी कि जो 21 नंबर वाला गुणसूत्र होता है उसकी एक और प्रति के साथ आने वाला संतान चाहे लड़का हो या फिर लड़की, जो 21वां गुणसूत्र होता है आने वाला संतान उसके डबल प्रति के साथ, यानी कि एक और प्रति के साथ क्या होता है, इसमें जन्म लेता है। जिसके कारण इसमें क्या होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, 44 क्या होता है, जिसमें हमारा 47 हो जाता है। तो जिससे 44 प्लस क्या होता है, यक्स यक्स वाई हो जाता है। क्या होता है? 44 प्लस यक्स यक्स वाई क्या होता है? 44 प्लस यक्स यक्स वाई, यानी कि 44 गुणसूत्र जो सही है और 3 क्या हो गए हैं, जैसे क्या होता है 44 तो समान होते हैं ना, मेल हो या फिर फीमेल में, तो 44 तो ठीक है। जो 2 असमान होते हैं यानी कि लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या हो गया, यक्स यक्स हो गया, और एक वाई यानी कि एक लिंग गुणसूत्र क्या हुआ, अधिक के साथ जन्म लेता है, यानी कि 21 नंबर वाली जो गुणसूत्र होती है उसकी प्रति के साथ जन्म लेता है। यानी कि 46 ना होके वहां पे गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है, यानी कि 44 प्लस यक्स यक्स वाई। अगला कह रहा है स्टूडेंट कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या, तो क्लाइनफिल्टर यानी कि आपका क्या हो गया, आधा नंबर तो आपने पा लिया, अब आधा नंबर किसमें मिलेगा, टर्नर सिंड्रोम में। तो कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या। तो स्टूडेंट टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या आपको बता दें, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 45 होती है। कितनी होती है? 45 होती है। यानी कि स्टूडेंट मम्मी का हो या फिर पापा का, किसी का भी एक कोई ऐसा लिंग गुणसूत्र होगा जो एक में से नहीं आया होगा, यानी कि एक में क्या रहा होगा, अनुपस्थित रहा होगा। इसलिए आने वाली जो पीढ़ी में लड़की हो या फिर लड़का जो जन्म लेता है वो क्या करता है, एक लिंग गुणसूत्र कम के साथ जन्म लेता है। यानी कि पापा का यक्स वाई में से कोई एक, उसमें से यक्स वाई में से यक्स लिंग गुणसूत्र गायब होगा, और मम्मी में से क्या होता है, एक यक्स लिंग गुणसूत्र गायब होता है। तो इसलिए स्टूडेंट वहां पे क्या हो गया, 44 प्लस यक्स और एक 0, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, 45 लिंग गुणसूत्र हो जाते हैं, 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। यानी कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है, और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो 21 वाली गुणसूत्र होती है उसी के प्रति के साथ आने वाली पीढ़ी में जो लड़का होता है वो जन्म लेता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर जन्म कोशिकाएं, यानी कि मेल जर्म सेल किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं।
तो स्टूडेंट ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि इसमें क्या होता है, मियोसिस यानी कि क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन होती है। क्या होती है? अर्धसूत्री। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। किस विभाजन द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। यानी कि स्टूडेंट एक एक नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे आप लोग नर जन्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। एक एक लाइन में आप आंसर दे सकते हैं। और स्टूडेंट आपको बता दें, अगर आपको पूरा आंसर अगर एकदम अच्छे से पता है तो उसको अगर आप अंडरलाइन कर देते हैं तो एग्जामिनर क्या करता है, पूरी लाइन न पढ़ के डायरेक्ट उसी पे उसका ध्यान जाता है, और अगर वो चीजें सही होती हैं, आपने सही आंसर दिया है, तो आपको पूरी हिंदी ना पढ़ के वो क्या करता है, डायरेक्ट उस पे नंबर दे के चला जाता है। स्टूडेंट एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने का सीखिए कि कहाँ उसको अच्छे से हमें दिखाना है। अगर एज इट इज आपको पूरा पता है कि आंसर सही ही है तो आप उसको क्या कीजिए, नीचे अंडरलाइन या फिर ब्लैक या ब्लू पेन में से, ब्लैक पेन से क्या कीजिए, उसको हाईलाइट कर दीजिए कि एग्जामिनर की नजर क्या हो, डायरेक्ट उसी पे जाए। मॉडल पेपर स्टूडेंट पूरा अच्छे तरह से समझते चलिए, हर चीजें मैं बताऊंगा, बस समझते चलिए अच्छे से। आगे कह रहा है कि परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो स्टूडेंट गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, यानी कि 2n होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को क्या करता है, खंडों में तोड़ देता है। तो स्टूडेंट आप पढ़े होंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंध एंजाइम पढ़े होंगे, प्रतिबंध एंजाइम, प्रतिबंध एंजाइम, न्यूक्लियेज पढ़े होंगे, प्रतिबंध न्यूक्लियेज एंजाइम। तो स्टूडेंट ये दो प्रकार का होता है, क्या, इंडो और एक्सो, यानी कि इंडो न्यूक्लियस और क्या होता है, एक्सो न्यूक्लियस होता है। तो स्टूडेंट ये क्या करता है, डीएनए है, तो ये क्या करता है, इंडो जो क्या करता है, इसके बीच से भाग से काट देता है, और एक्सो क्या करता है, किनारे किनारे भाग से काटता है। तो अगर स्टूडेंट अगर आपको क्वेश्चन में कहता है, अगर ऑप्शन दिया है प्रतिबंध न्यूक्लियस या रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, तो अधिकतर क्वेश्चन में अगर ऑप्शन दोनों में नहीं, दोनों में से कोई एक दिया है तो इंडो न्यूक्लियस को सही कीजिएगा। अगर वैसे दिया है प्रतिबंध न्यूक्लियस तो वो भी सही हो सकता है। अगर ऑप्शन देके पूछता है कि बाहर किनारे पे कौन काटता है, तब एक्सो न्यूक्लियस, बीच से कौन काटता है तो एंडो न्यूक्लियस, नहीं तो एंडो न्यूक्लियस अगर ऑप्शन में है तो सही कर सकते हैं आप। और अगर प्रतिबंध न्यूक्लियस ऑप्शन में है तो स्टूडेंट एक ही कोई ऑप्शन में देगा आपको, या तो ए व बी करके दे सकता है। तो इसको पूरा अच्छे से आप पढ़ लीजिए। प्रतिबंध न्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, जिसके दो प्रकार होते हैं, इंडो और एक्सो। इंडो क्या करता है, बीच से काटता है, और एक्सो क्या करता है, साइड साइड से काटता है। तो स्टूडेंट ऑप्शन के हिसाब से आप इसको टिक कर सकते हैं, ऑप्शन में दिया क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को क्या करता है, खंडों में तोड़ देता है। तो स्टूडेंट डायरेक्ट आप इसी को लिख सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, और नहीं वो लिखना है तो इंडो न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं। अगला कह रहा है स्टूडेंट समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट समष्टि में परिकल्पित पिरामिड जो होता है, आयु पिरामिड का होता है। क्या होता है, आयु पिरामिड का होता है। क्या होता है, आयु के पिरामिड का होता है। तो समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार का होता है, आयु के पिरामिड का होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट अब यहां से आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट मैं सब क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूं, आप इसको अच्छे से देखते चलिए। पहले चलिए हम लोग सब क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। तो अति लघुत्तरी खत्म हुआ, अब क्या आ गया, लघुत्तरी आ गया। तो लघुत्तरी में पक्षियों में लिंग निर्धारण, यानी कि स्टूडेंट कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, यानी कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। अगला कह रहा है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। स्टूडेंट मैं अभी इसको बता रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है आपसे पहले ही बोला हूं कि 70% क्वेश्चन जो हमारे द्वारा दिए गए थे मॉडल पेपर, सेम एज इट इज उसी के तरह है। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। जो नहीं कराया हूं वो यहाँ लेकर आया हूं, और जो नहीं यहाँ लेकर आया हूं वो कहाँ है, पिछले वीडियो में दिया गया है। तो आप लोग एक बार, इसी नाम से है क्लास 12
जीव विज्ञान मॉडल पेपर अभ्यास हेतु प्रश्न, अभ्यास हेतु प्रश्न के नाम से है, उसको भी जाके आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो क्या कह रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, कह रहा है वाटसन तथा क्रिक द्वारा डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। द्विकुंडलित मॉडल कहेगा, ठीक है, द्विकुंडलित मॉडल यानी कि डबल स्टैंडर्ड का चित्र बनाने के लिए कहेगा। सब मैंने बताया है, एज इट इज वहां पे पूरा लिखा भी है, उसको जाके आप पढ़ लीजिएगा। प्रतिरक्षा क्या है अभी इसको मैं बताता हूं, आगे लेकर आया हूं। आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। क्या है, आर्किड पौधा जो है आम के पेड़ की शाखा पे क्या कर रहा है, उग रहा है। तो आर्किड और आम के पेड़ के पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी मैं कराया हूं पिछले वीडियो में, इसको एज इट इज डायग्राम लेकर आया हूं, पूरा अच्छे से कराया हूं। इसको भी क्या कीजिएगा आप लोग पिछले वीडियो से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। स्टूडेंट एक क्वेश्चन अभी मैं करवाता हूं, पहले सभी क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ लीजिए। आइए देखते हैं अब आगे के क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच 3 अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। आगे स्टूडेंट वो क्वेश्चन जो मैं कह रहा था आपसे कि कह रहा है कि हमारे समाज में क्या, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। तो स्टूडेंट आपको मैंने वहां भी समझाया अभी एमसीक्यू क्वेश्चन में, सही क्यों नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है नेचर को आप देते हो या फिर भगवान को कहते हो, तो आपको भी पता है फीमेल में क्या होता है, यक्ष यक्ष लिंग गुणसूत्र होता है, और मेल में क्या होता है, यक्ष वाई होता है। तो अगर मेल का चेंज होता है, यक्ष आया तो ठीक, अगर वाई आ गया तो वहीं पे क्या होती है, कहानी पलट जाती है। यानी कि जहां यक्ष यक्ष मिलने से लड़की होती थी, पापा का वाई लिंग गुणसूत्र आ गया तो वहां पे क्या हुआ, लड़का जन्म लिया। स्टूडेंट देखा जाए तो गलती किसी की भी नहीं है, भगवान ने, नेचर ने अगर वही बना के भेजा है तो उसमें गलती किसी की नहीं है। लेकिन आज आप समाज में देखते हैं इतनी मतलब निगेटिविटी आ गई है कि अगर किसी समाज में, किसी फैमिली में अगर एक कोई वाइफ है किसी हस्बैंड की, अगर 3 से 4 लड़कियां हो जाती हैं, तो अगर हस्बैंड पढ़ा लिखा है तो ठीक है, नहीं रहता है तो क्या करता है, सभी दोषी किसको ठहराता है, फीमेल को ही, अपने मतलब अपनी वाइफ को ठहराता है। क्यों, अगर वो शायद जानता तो नहीं ठहराता। तो स्टूडेंट आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिएगा, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसको जरूर बताइएगा, आपके पास तुरंत वीडियो चला जाएगा। तो स्टूडेंट इन समाज की बुराइयों को थोड़ा दूर कीजिए, आप भी सबको समझाइए। अभी समझाते हैं काहे ऐसा होता है। आपको इसके पहले मैंने भी बताया है क्या कि फीमेल में क्या होता है, यक्ष यक्ष होता है, और मेल में क्या होता है, यक्ष वाई होता है। तो आपको भी पता है किसी भी केस में क्या होगा, इसका तो यक्ष ही जाना है। अब इसका यक्ष से यक्ष जाएगा तो यक्ष यक्ष, और इसका यक्ष जाएगा तो क्या हुआ, यक्ष वाई। यानी कि चेंज किससे आए, बदलाव किससे हुआ, मेल से हुआ ना। यानी कि स्टूडेंट इसीलिए क्या है, ये चीजें गलत है। क्या है, गलत है ये चीजें। इसमें महिलाओं को दोष थोड़ा सा भी नहीं देना चाहिए। अगर हस्बैंड देता है तो अगर गलती अगर दे रहा है तो भाई गलती उसकी नहीं, गलती उसकी है, उसके हस्बैंड की है, नहीं तो चुप रहे, क्योंकि गलती तो किसी की भी नहीं है। भाई जो दिया है नेचर ने, जो भगवान ने देकर भेजा है, तो भाई उसको देखो, क्योंकि स्टूडेंट ये अपने हाथ में तो है नहीं। तो इसलिए स्टूडेंट गलती किसी की भी नहीं है। अगर हस्बैंड देता है तो गलती अपनी दे, अपने वाइफ को ना दे। क्योंकि स्टूडेंट आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा जो भी चेंजेज आते हैं किसके द्वारा आ रहे हैं, मेल के सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा आ रहे हैं। तो स्टूडेंट इसलिए समाज में क्या होता है, ये जो निगेटिविटी फैली हुई है इसको दूर कीजिए, क्योंकि इसमें गलती किसकी होती है, गलती फीमेल का थोड़ा सा भी नहीं होता है। अगर गलती देता है हस्बैंड तो गलती किसका है, उस हस्बैंड का ही है, क्योंकि चेंजिंग किससे आ रहे हैं, उसी के द्वारा आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से इसको कराया है, इसके पिछले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया है कि 70% से 80% क्वेश्चन सेम एज इट इज यही आए हैं। तो स्टूडेंट एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए पूरा मैंने वहां लिख के भी बताया है। तो स्टूडेंट आपको पता होगा मेंडल ने कैपिटल टी स्मॉल टी लेके क्या किए थे, क्रॉस कराए थे।
तो इसमें होमोजीनस होने के कारण इसमें क्या हुआ, आधा हुआ, और इसमें भी क्या हुआ, आधा हुआ। जब इसमें क्रॉस कराया गया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में क्या मिला, हमें क्या मिला, संकर लंबा, यानी कि क्या हुआ, हाइब्रिड टाल मिला, संकर लंबा मिला। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, हमारा पेरेंटल जनरेशन हो गया, और ये क्या था, शुद्ध लंबा था, शुद्ध लंबा, और ये क्या था, शुद्ध बौना। तो शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना लेकर उन्होंने क्रॉस कराया था। जब क्रॉस कराया तो आने वाली प्रथम पीढ़ी में क्या मिला, संकर लंबा। तो इसमें किसका प्रभाव दिखा, लंबेपन का प्रभाव दिखा, इसलिए इस नियम को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रभाविता का नियम नाम देते हैं। तो आपने समझ लिया, एक संकर का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता का नियम को समझाइए। 3 नंबर का है स्टूडेंट, ऐसे एग्जाम्पल में क्या कीजिएगा, इसको क्रॉस करके भी दिखाइएगा, और हिंदी मैंने पूरा इसको अच्छे तरह से 5 से 6 लाइन में मैं इसका हिंदी भी लिखवाया हूं, उसको जाके देख लीजिएगा, इसके पहले वाले वीडियो को भी, और यहाँ से एग्जाम्पल में वहां भी इसको पूरे अच्छे तरह से कराया हूं, यहाँ पे आप लोग पूरे अच्छे तरह से भी, यहाँ पे भी आपने क्या किया, समझ लिया। तो स्टूडेंट चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए कुंडलनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नहीं करवाया हूं अभी लेके आ रहा हूं, अगले पेज पे सब मिलेगा आपको, देखिएगा। अगला कह रहा है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट मैंने करा दिया है, जाके देख लीजिएगा। आगे कह रहा है कि जैविकी यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है, यानी कि जैविकी अध्ययन के संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार क्या है, सहायता की है। आगे अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। वैक्यूलोवायरेसिस क्या है, अभी सब आगे आएगा स्टूडेंट। निम्नलिखित में टिप्पणी लिखिए, पीसीआर और प्रतिबंध एंजाइम। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी मैंने करा दिया है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग है। अभी देखते हैं स्टूडेंट इसको। परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी मैंने करा दिया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए देखते हैं अब अगला क्या आ रहा है। अगला स्टूडेंट हमारा क्या है, दीर्घोत्तरी है। तो स्टूडेंट दीर्घोत्तरी 5 नंबर का, यानी कि स्टूडेंट 7 और 8 में से कोई एक आपको करना होगा, ठीक है। और 7 में 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन दोनों में से कोई एक करना होगा, अथवा करके दिया है। 8वें में अथवा करके दिया है, और 9वें में कर रहा है 9वें में क्या करना है, अथवा करके दिया हुआ है। स्टूडेंट्स दीर्घोत्तरी के सभी प्रश्न कितने नंबर के हैं, 5-5 नंबर के हैं। तो स्टूडेंट कम से कम 80 से एवं वर्ड तो चाहिए ही, कम से कम नहीं कुछ तो 1 पेज तो भर ही जाए, 1 से 1.5 पेज। अच्छे से लिखिएगा इसको, और एकदम सुंदर राइटिंग में लिखिएगा कि एग्जामिनर को अच्छा भी लगे, और राइटिंग सिर्फ सुंदर ना हो, उसमें जो आप लिखेंगे भी वो भी सही होने चाहिए। तो स्टूडेंट दीर्घोत्तरी मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस करा दिया हूं इसके पिछले वीडियो में। अगर कोई छूटा भी होगा तो आप कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा, उसको भी बना के दे दिया जाएगा। तो स्टूडेंट आइए अब चलते हैं, जो कोई आंसर हमारे बचे हुए हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। तो पक्षियों में लिंग निर्धारण ZW सेक्स क्रोमोसोम द्वारा होता है। मादा पक्षी विषम युग्मी होती है, अर्थात उसमें क्या होता है, ZW होता है, यानी कि मादा पक्षी क्या है, फीमेल का चिन्ह है ZW, यानी कि इसमें क्या होता है, ZW प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, और नर पक्षी समयुग्मी होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, Z होता है। प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, तो W गुणसूत्र मादा निर्धारण गुणसूत्र होती है। यानी कि स्टूडेंट देख रहे हैं, जैसे हम लोगों में क्या होता था, मानव में XX और XY हुआ करता था, उसमें क्या था, Y लिंग गुणसूत्र क्या था, निर्धारित करता था। उसी तरह इसमें क्या करेगा, W निर्धारित करेगा। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए इसमें Z है और इसमें भी Z है। जब Z क्रॉस करेगा तो क्या हुआ, मेल वाला मिला, यानी कि क्या होगा,
नर पक्षी मिलेगा। और इसका जेड जब इसके जेड से क्रॉस करेगा, इस केस में भी क्या मिलेगा, नर पक्षी ही मिलेगा। जब जेड के साथ डब्लू क्रॉस करेगा तो मादा पक्षी, जब इस जेड के साथ तो क्या होगा, जेड डब्लू। यानी कि आप देख रहे होंगे डब्लू गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र ही क्या है, मादा और नर को क्या करता है, निर्धारित करता है कि पक्षियों में भी आने वाली पीढ़ी में क्या जन्म लेगा। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल ऐसे करके इतना लिख के आप लोग इसको भी दर्शा दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, ये क्या है, मादा पक्षी है, ये दोनों क्या है, मादा पक्षी है। और ये क्या है हमारा, सॉरी ये क्या है बताते हैं, जेड डब्लू। सही से लिख देते हैं इसको, अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए ये क्या था, मादा पक्षी, मादा पक्षी, इसको आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से, मादा पक्षी। और इधर क्या था हमारा, नर पक्षी। क्या था इधर, नर पक्षी, क्या था, नर पक्षी। तो स्टूडेंट इसको लिखने के बाद एग्जाम्पल लिख के इसको लिख लीजिएगा। ये क्या था, ये मादा पक्षी थी और ये क्या थी, क्या था, नर पक्षी था। यानी कि आपको पता चल गया होगा डब्लू लिंग गुणसूत्र ही क्या है, इसमें बताता है। डब्लू गुणसूत्र में मादा निर्धारण गुण होते हैं, यानी कि डब्लू गुणसूत्र ही क्या करता है, बताता है कि आने वाली पीढ़ी क्या जन्म लेने वाली है। जिसमें हम लोग में वाई जिम्मेदार हुआ करता था, उसी तरह इसमें क्या जिम्मेदार है, डब्लू जिम्मेदार है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर। अगला कह रहा है कि प्रतिरक्षा क्या है। कह रहा है स्टूडेंट प्रतिरक्षा प्रणाली का काम शरीर को संक्रमण से बचाना है। यानी कि स्टूडेंट इम्यून सिस्टम जो क्या करता है, हमारे शरीर को संक्रमण से क्या करता है, बचाता है। कह रहा है कि यह बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जैसे आक्रमणकारियों और कैंसर कोशिकाओं जैसी असामान्य कोशिकाओं को पहचानता है। यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बनाता है और शरीर को आक्रमण से लड़ने में मदद करता है। यानी कि स्टूडेंट बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस जैसे आक्रमणकारियों और कैंसर कोशिकाओं जैसे असामान्य कोशिकाओं को क्या करता है, पहचानता है और हमारे शरीर को क्या करता है, उससे लड़ने में मदद करता है। तो प्रतिरक्षा क्या है आपने समझ लिया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो स्टूडेंट एक क्या कह रहा है, स्थलीय पारितंत्र फसल के अपशिष्ट, अपघटन, सूक्ष्म जीव और मृदीय जीव, पोषक निश्चलता, ह्यूमस, प्रोटीन व पॉलीसेकेराइड्स, खनिजीकरण, पोषक और सूक्ष्म जीव, मृदीय जीव, ऐसे इसकी चक्र चलती रहती है। तो स्टूडेंट इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और पढ़े भी होंगे तो आपको समझ में आ भी रहा होगा इसका कैसे होता है। और इसका क्या कीजिएगा, इसके चक्र को पढ़ लीजिएगा। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको लगता है बहुत हर साल इसको आता ही आता है, लघुत्तरी में आए चाहे या फिर दीर्घोत्तरी में करके आए, बट आता ही आता है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या स्टूडेंट, अगला कह रहा है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कह रहा है लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के परागकोश में विकसित होती है। ये क्या है, फिलामेंट यानी कि तंतु है, ये क्या है, पुंकेसर है। अब कह रहा है कि पुंकेसर के परागकोश, अब ये क्या है, पूरा पुंकेसर का है। अब पुंकेसर का पूरा पार्ट है ये तंतु और परागकोश मिलकर के, तो ये क्या है, ये परागकोश है। परागकोश के अंदर क्या होती है, लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के परागकोश में विकसित होती है। यानी कि परागकोश के अंदर क्या होती है, विकसित होती है। और ये गुरु बीजाणुधानी अंडक के अंडाशय में जरायु में विकसित होती है। तो अंडाशय आप लोग पढ़े होंगे, एम्ब्रियो सेक के अंदर विकसित होता है। उसमें लघु बीजाणुधानी चारों ओर से बाह्य त्वचा, अंतः स्तर, मध्य भाग से टेपेटम से घिरी होती है। तो स्टूडेंट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अगर आप पढ़े होंगे तो पूरा आपको पता होगा, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर,
टेपेटम सबके बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, आप पढ़े होंगे तो आप क्वेश्चन को इसका आंसर समझ जाएंगे। गुरु बीजाणुधानी बीजांड के चारों ओर बाह्य तथा अंतः अध्यावरण से घिरी होती है। अगला कर है अनेक लघु बीजाणुधानी मातृ कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य परागण बनाते हैं। किस सूत्री विभाजन द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अभी इसके पहले क्वेश्चन आया भी था तो आपने वहां पे देखा है क्या, मैंने बताया था अर्धसूत्री विभाजन। अगला कह रहा है एकमात्र गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक गुरु बीजाणु क्या करता है? क्रियाशील रहता है। 4 बनते हैं स्टूडेंट, उसमें से 3 क्या होते हैं? समय के अनुसार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एक बचता है जो क्या करता है? आगे की एक्टिविटी के लिए तैयार करता है और आगे का क्रिया होता है जिससे आगे और नए पुष्प भी क्या होते हैं? बनते जाते हैं। अगला कह रहा है स्टूडेंट कि डीएनए कुंडलिनी को कौन सी विशेषता से वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया? इसकी व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट इस चैप्टर को अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पूरा अच्छे तरीके से इसमें पता होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से है। तो स्टूडेंट वाटसन और क्रिक ने अणु की प्रति समानांतर द्विकुंडली संरचना पर डीएनए प्रतिकृति का एक अर्ध संरक्षी तरीका प्रस्तावित किया। आपको पता है स्टूडेंट डबल स्टैंडर्ड में वो क्या किए थे? ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड था इसके बीच, सभी नाइट्रोजनस बेस थे। तो स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर पिछले वाले वीडियो में आपको बताया हूं, दिया गया है, उसको आप अच्छे से क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको भी एकदम अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को पूरा इसमें आंसर है आपके पास। वीडियो को पॉज करके नोट करना हो तो नोट कर भी लीजिए। और स्टूडेंट लास्ट में इसका मैं आपको स्कैनर का दे दूंगा, स्कैन करके भी आप लोग इसको अपने पास रख सकते हैं, दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए स्टूडेंट, कह रहा है कि जैविकी के अध्ययन के संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है? जैविकी तो जीव विज्ञान में हुई प्रगति से हमें संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए हैं। टीका के उपयोग और प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों से चेचक, डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनस जैसे अनेक संक्रामक रोगों को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए और अधिक सुरक्षित वैक्सीन बनाए जा रहे हैं। प्रतिजैविक एवं अन्य दूसरी औषधियों की खोज ने भी संक्रामक रोगों का प्रभावी ढंग से उपचार करने में हमें सक्षम बनाया है। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जाने चेचक, डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनस जैसे अनेक संक्रामक रोगों को क्या किया गया है? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसे बीमारियों के संक्रमण को क्या किया गया है? रोकने की दवाइयां बना दी गई हैं। और आगे भी जो ऐसी बीमारियां, इससे नई बीमारियां जो आने वाली है या फिर आती हैं, उसके लिए क्या किया? तैयारी भी किया जा रहा है। तो हमारे लिए क्या किया गया? जैव प्रौद्योगिकी यानी कि जैविकी क्या किया है? इस तरह से सहयोगी है हम लोग के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? स्टूडेंट इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखते भी रहिएगा, देखिएगा, लिखते भी रहिएगा इसको वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? बताते हैं स्टूडेंट। अभी वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग लिखते भी रहिए और लास्ट में आपको स्कैनर भी इसका दिया जाएगा। आइए देखते हैं। देखते हैं इसको, क्वेश्चन को कह रहा है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो कह रहा है जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत कवक, जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। कौन होते हैं? कवक, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया किसके स्रोत?
जैव उर्वरक के स्रोत होते हैं। दूसरे जीवाणु एजोस्पाइरिलम तथा एजोबैक्टर भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकते हैं। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। नील हरित शैवाल भी मृदा की कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी उर्वरता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट आप देखते हैं खेतों में क्या किया जाता है, खाद उद गिराया जाता है, तो वही कह रहा है कि मृदा की उर्वरता कैसे बढ़ती है। तो स्टूडेंट जितने भी नाम दिए गए हैं नाम को एकदम अच्छे से याद कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी से पूछ देगा, एमसीक्यू भी बना सकता है। क्वेश्चन बनाने के बहुत तरीके होते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, बट इसको अगर एनसीईआरटी से सब लिया गया है, अगर एनसीईआरटी में वो दिया है तो आप लोग क्या कीजिएगा, रेडी रहिएगा, इसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा और प्रिपरेशन करते रहिएगा। अगला कह रहा है स्टूडेंट वैक्यूलोवायरेसिस क्या है। कह रहा है कि वैक्यूलोवायरेसिस ऐसे रोगजनक है जो कीटों तथा संधिपादों यानी कि आर्थ्रोपोडों पर हमला करते हैं। अधिकांश वैक्यूलोवायरेसिस जो जैव विज्ञान नियंत्रण कारकों की तरह से भी किए जाते हैं, वे न्यूक्लियोली हिडोसिस वायरस जीन्स के अंतर्गत आते हैं। किसके? न्यूक्लियोपालीहिड्रोसिस वायरस के जीन्स के अंतर्गत आते हैं। यह विषाणु प्रजाति विशेष संकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशीय उपचारों के लिए अति उत्तम माने गए हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, इसमें अधिकतर नाम बहुत थोड़े से कठिन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैक्यूलोवायरेसिस है, इसके बाद न्यूक्लियोपालीहिड्रोसिस वायरस है जीन्स के अंतर्गत। तो स्टूडेंट ये जो ऐसे नाम है बायोलॉजिकल नेम है, तो स्टूडेंट इसको अच्छे से लिख भी लीजिएगा, अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो स्टूडेंट जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से पौधों को सूखा, बाढ़, जल तनाव तथा अन्य मृदा एवं जलवायु परिस्थितियों के प्रति प्रतिरोधी बनाकर फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। क्या हुई है? इस तरह से बढ़ा के, यानी कि सूखा को रोककर, बाढ़ को, जल तनाव को क्या किया गया है, इस पे कंट्रोल करके इसमें वृद्धि हुई है। जलवायु परिस्थितियों के प्रतिरोधी बनाकर क्या किया गया है, फसलों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। कह रहा है कि इससे फसलों की विभिन्न बीमारियों, क्या कह रहा है, फसलों की विभिन्न बीमारियों से होने वाली मृत्यु में कमी आई है। इसके कारण क्या हुआ है, फसल जो बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं वो क्या हुई है, उसमें कमी आ गई है, यानी कि अब कम नष्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरे शब्दों में कहें तो इससे फसलों की रोगों से लड़ने की क्षमता में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। यानी कि पदार्थ क्या हो रहे हैं, रोग से लड़ ले रहे हैं, जिसके कारण वो क्या हो रहे हैं, कम नष्ट हो रहे हैं थोड़े। फिर देखिए कह रहा है इससे फसलों की रोगजनकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है। अक्सर बैक्टीरिया, वायरस जैसे सूक्ष्म जीव पौधों को क्या करते हैं, संक्रमित करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया हो या फिर वायरस हो, वो क्या करता है, पौधे को नष्ट कर देता है। हालांकि जैव प्रौद्योगिकी की मदद से आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधे या फिर फसलें रोगजनक संक्रमणों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। तो स्टूडेंट लघुत्तरीय क्वेश्चन है, तो थोड़े बड़े बड़े आंसर है, इसको आप लोग लिखते भी रहिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट भी करते रहिए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। स्टूडेंट अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, उत्पादन एवं अपघटन। तो स्टूडेंट उत्पादन एवं अपघटन में उत्पादन है और ये क्या है, अपघटन है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप जल तथा CO2 से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। यह क्रिया सौर प्रकाश तथा परहरित की उपस्थिति में होती है। यानी कि स्टूडेंट पूरा क्या है, फोटोसिंथेसिस के बारे में ही बताया है। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक भोज्य पदार्थों में संचित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। अपघटन में क्या है, जीवाणु, कवक आदि अपघटक मृत जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, तोड़ देते हैं। कार्बनिक पदार्थों को क्या करता है, सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा, जल तथा CO2 मुक्त होती है। यानी कि
और दूसरा कह रहा है अब रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा उष्मा के रूप में मुक्त होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। यानी कि गतिज ऊर्जा क्या होती है? उष्मा के रूप में क्या होती है? मुक्त होती है। रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा उष्मा क्या होते हैं? गतिज ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा तथा उष्मा के रूप में मुक्त होती है, इसे ही क्या कहते हैं? प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। स्टूडेंट, इसके आगे के जो क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन मैं नहीं करवाया हूं स्टूडेंट, जो अंतर है या फिर जो क्वेश्चन मैं इसमें नहीं करवाया हूं, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसके पिछले वीडियो में दिए जा चुके हैं। तो स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और स्टूडेंट ये हमारा इसका जो है इस पीडीएफ का स्कैनर अभी प्रिपेयर हो रहा है। इस स्कैनर को क्या कीजिएगा, आप लोग स्कैन करके इसका पीडीएफ आप लोग क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए अच्छे से, ठीक है? क्योंकि स्टूडेंट अब एग्जाम बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रह गया है, तो अच्छे से पढ़िए और करते रहिए तैयारी, दमदार तैयारी, जोरदार तैयारी करते रहिए। देखिए ये रहा इसका स्कैनर। इस स्कैनर को क्या कीजिएगा? स्कैन करिएगा, पूरा पीडीएफ हमारा आपको मिल जाएगा। और स्टूडेंट कोशिश करिए कि इसको लिखते रहिए, क्योंकि अगर लिखते रहते हैं तो कुछ अच्छे से याद भी होता जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करते रहिए। एग्जाम में अब बहुत ज्यादा दिन नहीं रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको वीडियो चाहिए, अनसॉल्व के, प्रीवियस ईयर या फिर लेसन्स के वीडियो चाहिए, तो कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा कि शिवम भैया हमें साइंस से रिलेटेड ये वीडियो चाहिए। तो स्टूडेंट कमेंट जरूर करिएगा, आपको जरूर वो वीडियो मिलेगी। शिवम भैया हमेशा आपके साथ हैं, यूट्यूब फैमिली पूरी आपके साथ है। मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, जिस भी सब्जेक्ट से आपको कोई दिक्कत हो और नहीं समझ में आ रहा हो, अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो कमेंट में एक बार जरूर कीजिएगा कि सर हमें चाहिए, भैया हमें वीडियो चाहिए। तो स्टूडेंट आपको जरूर वो वीडियो दी जाएगी। तो स्टूडेंट अब चलिए यहीं पे एपिसोड को फिनिश करते हैं, अब मिला जाएगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, धन्यवाद।